Good morning, friends, and welcome to Radio Manav Rachna 107.8 FM. मैं हूँ बिंदास भावना और आप सभी को पता है मैं आपके लिए लेकर आती हूँ प्रोग्राम रन से लंच तक, यानी सुबह 10 बजे का टाइम होता है और आप इंतजार करते हैं कि मैं आऊंगी। लेकिन आज का दिन बहुत है खास, क्योंकि हम आज लेकर आ रहे हैं बहुत ही खास पहल, और ये पहल है एक खास लॉन्गेस्ट लाइव नॉन स्टॉप रेडियो शो की। और ये पहल हो रही है इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए। अब आपने सोचा होगा कि भला ये लॉन्गेस्ट लाइव नॉन स्टॉप रेडियो शो की जरूरत क्यों आन पड़ी। अगर हम बात करें सस्टेनेबिलिटी की, तो हमारी जिंदगी का आधार ही तो सस्टेनेबिलिटी है। अगर हम जीवन में रिसोर्सेज होंगे और जीवन होगा तो ही हम उसे जी पाएंगे, और इसी तरह हमारी जिंदगी के ये सारी की सारी जो सस्टेनेबल चीजें हैं, इन पर हमें बात करनी बहुत जरूरी थी। पर अगर हम रोज टुकड़ों में आपसे बात करेंगे तो आप कम तवज्जो देंगे, लेकिन हमें लगा कि अगर हम 150 घंटे कोशिश कर रहे हैं आपको इसी को समझाने की, बताने की, और सस्टेनेबिलिटी के अलग अलग टॉपिक्स को बताने की, और साथ के साथ एक खिताब बनाने की अपने इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, और इसी की पहल हो रही है आज, यानी 29 जून 2023 से। तो अब सुबह 10 बजे से हम शुरू हो गए हैं आपके साथ, और अब हम बने रहेंगे बिल्कुल आप ही के साथ नॉन स्टॉप एंड लाइव। यानी जिस प्रकार मैं फिलहाल बैठी हूँ आपके साथ बिंदास भावना कर रही हूँ शुरुआत, हमारे सभी आरजेज लेकर आएंगे ये खास जानकारी आपके लिए नॉन स्टॉप और लाइव। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, हम 24 घंटे रहने वाले हैं लाइव, और आपको बताने वाले हैं सस्टेनेबिलिटी की क्यों है जरूरत। सबसे पहले तो बात करेंगे सस्टेनेबल गोल्स की। अगर आपको पता है कि यूएन, उन्होंने भी 17 ऐसे गोल्स रखे हैं जो बहुत जरूरी है, जिनकी सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है, और उन सारे गोल्स को हम न सिर्फ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हमारे स्टूडियो में आने वाले एक्सपर्ट से उनकी जानकारी भी लेने वाले हैं। कार्यक्रम की शुरुआत होनी चाहिए किसी खास के आशीर्वाद से, और एक ऐसे शख्स जिनका आशीर्वाद रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सदा से रहा है। आज हमारे इस खास कार्यक्रम, एक खास पहल और लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो की शुरुआत हो रही है डॉक्टर NC वाधवा जी के साथ। डायरेक्टर जनरल है मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और इनका जो प्यार है वो रेडियो पर हमेशा से रहा है, और साथ के साथ इनकी गाइडेंस हमेशा हमें मिलती आई है। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत इन्हीं के आशीर्वाद के साथ, और आज हम सस्टेनेबिलिटी पर करेंगे इनसे बात, लेकिन उससे पहले करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। भावना जी धन्यवाद। सभी श्रोताओं के लिए गुड मॉर्निंग, शुभ प्रातः। आज जो आपने विषय चुना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे हिंदी में सतत विकास लक्ष्य कहते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली द्वारा 2015 में एक प्रस्ताव के रूप में सारे विश्व के देशों की सहायता से ये पारित हुआ। इसमें 193 देशों ने भाग लिया, और आने वाले 15 वर्षों के लिए विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए। सस्टेनेबल या सतत विकास का अभिप्राय है कि जो मौजूदा पीढ़ी है उनके विकास को ऐसे ढंग से किया जाए कि जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं उनके संसाधनों पर कोई कुप्रभाव ना पड़े, जिसका और साधारण शब्दों में अर्थ है कि हम विदाउट कंप्रोमाइजिंग देयर रिसोर्सेज, हम ऐसे संतुलित वे में ऐसे अच्छे ढंग से विकास करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई संसाधन, चाहे ऊर्जा हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे विकास की अन्य सामग्री हो, उनके लिए निश्चित जो एक चीजें हैं वो सदा उपलब्ध रहनी चाहिए। ये नहीं हम इतने खर्चीले हो जाएं कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो चीजें, संसाधन हैं, उनका दुरुपयोग अभी कर लें और भविष्य में उन पीढ़ियों को बड़ी कठिनाई अनुभव करना पड़े। तो ये जो 17 निशाने चुने गए, लक्ष्य चुने गए, इनका क्रियान्वयन 2016 से 2023 का समय निश्चित किया गया। इसलिए इसको एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। इसमें वह सारे बिंदु हैं
जो हमारी नॉर्मल लाइफ, हमारा जो वातावरण है, हमारे जो और संसाधन हैं, उन सब से ये जुड़े हुए हैं। किसी भी विषय पे बात करो तो वो इन 17 इन लक्ष्यों में शामिल है जी। अगर मैं इन 17 लक्ष्यों की बात करूं या गोल्स की बात करूं, तो माना ये गया था कि एक निश्चित समय में यानी 2030 तक हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लें। अब प्राप्त करने की बात आई है तो ये एक आसान सफर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम इन लक्ष्य की या गोल्स की बात करें तो सबसे पहला ही है कोई गरीबी नहीं, यानी नो पॉवर्टी। और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज हम 2023 में हैं, 2030 में ऐसा हो कि कहीं किसी भी प्रकार की गरीबी खत्म हो जाए, यानी हर इंसान इस प्रकार से रिसोर्सेज से ओतप्रोत से उसके पास इतना सारा धन हो कि वो गरीब ना हो। सोचना बहुत मुश्किल है, लेकिन करना हो सकता है, पॉसिबल हो, अगर इसके लिए हम सब एक अथक प्रयास करें। बिल्कुल इसी प्रकार जीरो हंगर की बात की जाए कि कोई भी भूखा पेट न सोए, ये भी एक कोशिश, एक पहल है और ये भी एक लक्ष्य है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, खुशहाली की बात करें, ये भी एक लक्ष्य है। लेकिन जिस प्रकार हम इन लक्ष्यों की बात कर रहे हैं, गरीबी, साथ के साथ शून्य भूख या स्वास्थ्य और खुशहाली, इसी के साथ साथ शिक्षा, सर ये एक बहुत जरूरी चीज है कि जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी भाषा में विशफुल थिंकिंग। ये हमारे पूरे विश्व की विशफुल थिंकिंग है कि हम इस प्रकार के सारे गोल्स को अचीव कर लें और जिसे कहते हैं ना एक बिल्कुल परफेक्ट सोसाइटी वो बन जाए, जहां कोई भूखा ना सोए, जहां सबके पास शिक्षा हो, जहां सबके पास रोजगार हो, जहां सबके पास न सिर्फ घर हो, घर के ऊपर छत हो, छांव हो, लेकिन भरपेट खाना हो, सोसाइटी में, समाज में किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी ना हो। हम जब बात कर रहे हैं इन गोल्स को अचीव करने की, तो क्या आपको लगता है कि इतने सालों में, यानी 2016 से अगर हम 23 तक आए हैं, तो हमने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं इसके ओर? निश्चित रूप से ये लक्ष्य अचीव किए जा सकते हैं, इनको हासिल किया जा सकता है। सभी देशों ने अपने अपनी जो शासन प्रणाली है जी, अपनी उस प्रणाली के माध्यम से वहाँ स्कीमें बनाई हैं और सभी देश, कुछ गरीब देश हैं, कुछ विकासशील देश हैं, कुछ विकसित देश हैं, उन्होंने अपनी अपनी कम्युनिटीज, अपनी अपनी जो समुदाय है, उनकी आवश्यकताओं के मुताबिक, देश की आर्थिक अवस्था के मुताबिक, देश के अन्य हालातों के मुताबिक एक्शन प्लान्स बनाए हैं। और जैसे आपने ठीक कहा, जो प्रथम 3 जो लक्ष्य हैं सतत विकास के, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत जो हैं जरूरी हैं। जैसे पहला है गरीबी का पूर्णता समाप्ति, दूसरा है भूखमरी की समाप्ति, तीसरा है अच्छे स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर। हम महसूस करते हैं कि दिन प्रतिदिन कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई राज्य हो, चाहे देश में घूमे चाहे विदेश में जाएं, जीवन स्तर धीरे धीरे अच्छा हो रहा है जी। और ये प्रयास किए जा रहे हैं अधिक अन्न उपजाया जाए, और जिन देशों में अन्न कम उत्पादन होता है उनको दूसरे देशों में जहां अन्न उत्पादन होता है वहां से समुचित जो है उसकी सप्लाई की जाती है। और कभी जैसे कोविड के बुरे हालात आए, सारे देश में एक प्रकार का लॉकडाउन की स्थिति थी जी। तो आवागमन जो था समुद्री जहाजों का, चाहे सिविल एविएशन, सब कुछ बंद था, परंतु जो भंडारण थे, जो स्टोरेज थे, वो फैसिलिटीज जहां जहां अवेलेबल थी, तो इमरजेंसी सर्विसेज के माध्यम से ये कोशिश की गई, चाहे विद इन द कंट्री हो चाहे आउटसाइड द कंट्री हो, के समुचित वहां खाद्यान्न पहुंचाया जाए, किसी को भुखमरी की ऐसी नौबत ना आए। और जहां तक गरीबी की उन्मूलन की बात है, सबको जब तक रोजगार के साधन दिलाए जाएंगे तो कोई वजह नहीं कि वह गरीबी स्तर से ऊपर ना आए। तो जैसे यहाँ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, दूसरे देशों में भी, चाहे विकसित देश हैं, हाँ विकसित देशों में भी कई बार लोगों को एम्प्लॉयमेंट मुनासिब नहीं मिलती, कईयों की नौकरी चली जाती है, कुछ कंपनीज में होते हैं, कुछ सरकारी संस्थानों में होते हैं,
तो ये मिली जुली जो व्यवस्था है उसके मुताबिक नेचुरली जॉब्स का भी एक सीमा है, परंतु हर एक को लिवलीहुड का मौका मिले, इसलिए सभी सरकारें इसके लिए प्रयास करती हैं। और जब चुनाव की प्रक्रिया किसी भी देश में हो तो लोग जब वोट करते हैं, ये सरकार सदा उनको ये एक तरह का आश्वासन देती है कि हम ऐसे ढंग से सरकार या शासन चलाएंगे कि सबको जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिले, सबको समुचित खाद्यान्न मिले, कोई भूखा ना सोए। हम भी जैसे डॉक्टर ओपी बिरला फाउंडेशन के एक मुट्ठी दान का हमारा बहुत प्रसिद्ध प्रोग्राम है, हम लोग फैकल्टी, स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट सभी योगदान देते हैं। और एक मुट्ठी एक दान का जो लक्ष्य है हमारा इस साल का 20,000 केजी 20,000 केजी था, हमने इकट्ठा किया। और करीब 10 एनजीओस जिनमें अनाथालय थे, एल्डरली केयर होम थे, चिल्ड्रन रेस्क्यू होम थे और गरीब संस्थाएं थी, रेड क्रॉस का था, और तथा जो हमारे अपने 4th क्लास के मेंटेनेंस स्टाफ था, स्वीपिंग स्टाफ था, हम में सब में ये अनाज बांटा जो हमने एक मुट्ठी एक दान। हमारी जो माननीय अध्यक्षा हैं मैडम सत्या भल्ला जी, उनके मार्गदर्शन में हम ये प्रोग्राम चलाते हैं। तो हम भी एक तरह का सरकार के साथ साथ एक एनजीओ के रूप में, एक स्वस्थ संस्था के रूप में इस प्रोग्राम में अपनी भागीदारी डालते हैं। तीसरा जो अच्छा स्वास्थ्य व जीवन स्तर, ये भी समय की आवश्यकता है। कोविड की वजह से बड़े हेल्थ के इश्यूज थे, वैक्सीन की कमी थी या शुरू में बिल्कुल नहीं थी। हमने भी एक उन्नत राष्ट्र की भांति जो वैक्सीन डेवलप करी, न केवल अपने देश में इस्तेमाल करी, दूसरे देश जो अफ्रीका के गरीब देश थे, जो और मिडल ईस्ट कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जिन देशों के पास संसाधन नहीं थे, आर्थिक उनके पास तंगी थी, हमने कईयों में फ्री वैक्सीन भी बांटी ताकि हर एक को जीवन सुरक्षा मिले। इसके अतिरिक्त अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेटर हेल्थ सर्विसेज जो और न्यूट्रिशन के लेवल हैं, वो नेचुरली हर सरकार अपने अपने प्रोग्राम बनाए हुए हैं। तो इन तीनों लक्ष्यों की मुझे नहीं लगता कि कहीं कोताही हो रही हो, चाहे हम हो चाहे दूसरे 192 रिमेनिंग नेशंस हो, क्योंकि 193 नेशंस ने इसको एक्सेप्ट किया था, इसमें अपनी जिम्मेदारी और भागीदारी को स्वीकार किया था। तो सभी प्रयास कर रहे हैं और कोई वजह नहीं, हम चाहे 2023 हो गया 2030 स्टिल क्वाइट अवे, एंड हम अगले इन 7 सालों में ये वर्ल्ड स्तर पर ये लक्ष्य सभी अचीव कर सकते हैं। सो ये अचीवेबल एक ऐसा टारगेट है जिसको सोचा गया है और इसे प्राप्त करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए जिस प्रकार कहा जाता है सतत प्रयास, तो वो सतत प्रयास होने चाहिए। अब वो क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए वो बहुत जरूरी है, जिनमें से सबसे बड़ी जरूरत है शिक्षा। सर आप भी मानेंगे कि जब तक शिक्षा नहीं होगी तो ये जो हमारे सबसे पहले गोल्स हैं, जहां हम बात करते हैं नो पॉवर्टी की, हम बात करते हैं जीरो हंगर की, या हम बात करते हैं गुड हेल्थ की, सो ये तीनों चीजें शिक्षा से जुड़ी है। अगर एक इंसान शिक्षित है तो वो अपना ख्याल भी रखेगा, उसके पास रोजगार भी होगा, रोजगार नहीं होगा तो स्किल होगी, वो स्किल से अपनी जिंदगी को डेवलप करने की कोशिश करेगा, और इसी प्रकार वो शायद ना खुद भूखा सोएगा ना उसका परिवार भूखा सोएगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे गोल्स की जो धुरी है या जिसे कहा जाता है एक्सेस है, वो शिक्षा हो सकती है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने ठीक कहा, शिक्षा जो है ज्ञान की जननी है जी। और कोई भी कार्य करना हो तो उसके लिए उचित सोच समझ, उचित योजना और उसको क्रियान्वयन करने की क्षमता, ये सारी शिक्षा से आती है। और जो हमारे विद्यार्थी हैं, चाहे भारतवर्ष के हों चाहे दूसरे देशों के हों, वे भविष्य के नागरिक हैं। इन्होंने ही सारा प्रशासन संभालना है, इन्होंने ही सारी स्कीमों को आगे क्रियान्वयन करना है, आगे ये जो लक्ष्य हैं इनको प्राप्त करना है। तो जब तक उनको इसका उचित ज्ञान और उनमें इच्छा शक्ति पैदा नहीं की जाएगी तो इन लक्ष्यों को
अचीव करना, प्राप्त करना मुश्किल होगा। तो इसीलिए इनके जो पाठ्यक्रम है, शिक्षा का जो आज हमने सौभाग्यवश न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारतवर्ष ने 2020 में लागू करी, और जो हमारी 2020 की नई शिक्षा नीति है उसको मतलब ध्यान से देखें तो वो व्यापक रूप से जो ये सतत विकास लक्ष्य 17 हैं, इन सब का समावेश उस एजुकेशन पॉलिसी में है, और इन 17 के 17 निशानों को पूर्ण करने के लिए, ये लक्ष्य हासिल करने के लिए हमने इस शिक्षा नीति में जो अमूल चूल जो परिवर्तन किए गए हैं उनके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे, अच्छे परिणाम होंगे। यही विद्यार्थी, चाहे तो पर्यावरण का संतुलन है, चाहे अधिक अनाज उत्पादन करके भूखमरी को समाप्त करना है, चाहे स्किल के माध्यम से, आपने बिल्कुल उचित कहा, अच्छे जो हैं जॉब्स वह हासिल करके अपने परिवार के लिए वह जीविका जो है कमाएंगे, और जो वह स्वस्थ साफ सुथरे वातावरण में रह के पर्सनल हाइजीन, जो अपने शरीर की जो विशेष स्वस्थता रखने के लिए हम साफ सुथरा रोज नहाना, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों की देखरेख करना, ये सारी अच्छी बातें शिक्षा के माध्यम से उन पाठ्यक्रम में, प्लस वह इन चीजों को पढ़ने के अतिरिक्त जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज है या जो वोकेशनल स्किल्स का है, तो ये सारी चीजें उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही डाली गई हैं। और गुणवत्ता शिक्षा का जो अगला लक्ष्य है, तो ये भी इस शिक्षा नीति के माध्यम से जो हमारी क्लासरूम, जो शिक्षक एक क्लास के कमरे में विद्यार्थियों को जो पढ़ाता है, कैसे मनोरंजन के माध्यम से उन बच्चों को उन पे प्रेशर न डाल के, उन पे दबाव न डाल के, उनको रट्टा डालने की प्रवृत्ति ना वो करके, उनको लर्निंग, उनको सीखने की और अपने हाथ से करने की आदत डाले, और वो बच्चे बड़े मतलब गुड एटमोस्फियर में, जिसे लिवली एटमोस्फियर, इंजॉयबल एटमोस्फियर, रचनात्मक एटमोस्फियर में बच्चे पढ़ें, तो शिक्षा की गुणवत्ता तो हासिल होगी, और जो बाकी जो हमारे लक्ष्य हैं वो भी अचीव होंगे। अगला है जैसे लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी। अब पहले आप देखें हमारी पुस्तकों में जो कहानियां या पाठ होते थे वो ज्यादा पुरुषों के नाम एक ही जो है मेल डोमिनेटेड वो था, परंतु अब लैंगिक समानता का मतलब है कि ऐसी कहानियां, ऐसे पाठ डाले जाएं कि पुरुष और महिला के नाम, उनका रोल उन कहानियों में, उन पाठों में ऐसा आए कि इवन वो लेसन में भी लैंगिक समानता रिफ्लेक्ट हो, नजर आए, दूर से नजर आए। फिर साफ पानी, स्वच्छता, ये भी हम बच्चों को इसी के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से वो करते हैं कि भाई अगर साफ सुथरा पानी पियोगे, पानी को प्रदूषित नहीं करोगे, और पानी का उसको वेस्ट नहीं करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, पानी की कमी है, और जो है सॉलिड वेस्ट और ड्राई वेस्ट, जो गीला कूड़ा या सूखा कूड़ा, उनका शुरू से निस्तारण नहीं करेंगे, ताकि उनको अलग करने से फिर सूखे कूड़े का और गीले कूड़े का निस्तारण संभव है। गीले कूड़े से फिर हम ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, सूखे कूड़े को हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये सारा हमने पाठ्यक्रम के माध्यम से और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज के माध्यम से इस शिक्षा नीति में डाला है। तो ये अध्यापक अब इन विद्यार्थियों को अपने क्लासरूम ट्रांजैक्शन से या प्रोजेक्ट एक्टिविटीज से या वर्कशॉप से यही सारी ज्ञान उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, वैसे तो ये कहा जाता है ये पूरा विश्व एक बहुत बड़ी कक्षा है, यानी इस पूरी सृष्टि को अगर आप देखें ना तो ये आपकी एक क्लासरूम है।
आप इस दुनिया के किसी कोने में जाएंगे तो आप कोई ना कोई चीज सीखते हैं। आप झरनों को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, खूबसूरत पर्वतों को देखते हैं, हमारी पर्वत श्रृंखलाओं को देखते हैं, आपको ढेर सारी जानकारी मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ होता है व्यवहारिक ज्ञान, उस व्यवहारिक ज्ञान को भी आप अर्जित करते हैं। और ये सब कुछ कैसे आता है? शिक्षा के जरिए। सो जिस प्रकार मैं ये कहती हूँ कि जितने भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इन सभी की धुरी है शिक्षा। और अगर आप एक अच्छी शिक्षा पाते हैं तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि बाकी सारे गोल्स को अचीव करना आसान हो जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं स्वच्छ जल की या स्वच्छता की, अगर हम बात कर रहे हैं अच्छी या सस्ती ऊर्जा की, सो ये हमें शिक्षा ही बताती है कि हमारी जो ऊर्जा है, जो सबसे बड़ी ऊर्जा हमें खुद प्रकृति ने दी है, वो है सौर ऊर्जा। और आज इस पर रिसर्च होकर हम इस ऊर्जा को मेन स्ट्रीम ऊर्जा मान रहे हैं, पर जमाने से सौर ऊर्जा हमें न सिर्फ ऊर्जा देती आ रही है, हमें न सिर्फ खाना देती आ रही है, हमें हर प्रकार के स्वास्थ्य की चीजें शायद ये सौर ऊर्जा ही दे रही है। भावना जी, आपने बिल्कुल बड़े सरल और बड़े महत्वपूर्ण तरीके से श्रोताओं को सौर ऊर्जा, जो प्रकृति का एक बहुत बड़ा वरदान है, फ्री बिल्कुल और स्वच्छ ऊर्जा है, जिसको क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का सोर्स माना जाता है। और एक रिसर्च के माध्यम से ऐसा आंकलन किया गया है कि सूर्य से जो धरती पर प्रतिदिन धूप के रूप में, प्रकाश के रूप में जितनी मात्रा आ रही है, पड़ रही है, उस करीब अगर हम उसको 10,000 की संख्या दें जी, तो हार्डली उसमें जो है 1% से भी कम ऊर्जा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। exactly. बाकी ऊर्जा कहाँ जा रही है, कैसे वापस वायुमंडल में चली जाती है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और उधर से ऊर्जा जो चाहे तो बिजली इससे नहरों के या नदियों के पानी से पैदा की जाती है, या कोयले से की जाती है, या विंड एनर्जी हवा के रुख से वो की जाती है, या पेट्रोल गैसेस से बनाई जाती है, या कोई ईंधन और जला के इस प्रकार की ऊर्जा पैदा की जाती है, या जैसे गीला कचरे को जला के उसको एनर्जी में कन्वर्ट के। तो ये कई साधन हैं, परंतु इन सब में पैसा खर्च होता है, टेक्नोलॉजी चाहिए, समय चाहिए। और जो सौर ऊर्जा है वो तो फ्री, नेचर की देन है, क्लीन है, ग्रीन है। तो अब इस पे प्रयास है हर कोई, अब सारे देश जो उनके लक्ष्य हैं, आपने भी सुना होगा ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26वीं हुई और पिछले वर्ष हुई थी, और इस बार शर्मिला शेख इजिप्ट में 27वीं COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई। तो इनमें जो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे विशेष रूप से चर्चा हुई, ग्रीन एनर्जी पे चर्चा हुई। सभी देशों को कहा गया कि वह क्लीन ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के अपने सोर्स डेवलप करें। और भारतवासियों के लिए ये सुखद अनुभव है कि हमारे देश ने जो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लीन ग्रीन एनर्जी के जो लक्ष्य दिए गए थे, हमने उनको, उन लक्ष्यों को समय से पहले प्राप्त हासिल कर लिया है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो वहां 5 वचन दिए कि हम कब तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का गोल अचीव करेंगे, कितनी हम क्लीन ग्रीन एनर्जी पैदा करेंगे, कब हम धीरे धीरे कोल और गैसेस के उत्पादन की उसको घटाते जाएंगे, किस प्रकार हम दूसरे जो एनर्जी के रिसोर्सेस हैं उनको सस्टेनेबल वे में, ऐसा मतलब हम अपने एक्शन प्लान बनाएंगे कि हम अंतर्राष्ट्रीय जो नीतियां हैं उनकी पालना भी करें, अपने देश के लिए भी हम सहायक सिद्ध हों।
तो ये सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा का निश्चित रूप से हम निशाना हासिल करेंगे। और अगला जो एक निशाना है, आप भी शेयर कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, अच्छा काम तथा आर्थिक विकास। और अगला है उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचागत विकास। ये भी इसी एनर्जी, इसी ऊर्जा से जुड़े हैं जी। अब चाहे इंडस्ट्री हो, नवाचार मीन्स इनोवेशन, नए नए आविष्कार, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और सबको अच्छा काम मिले, उनका आर्थिक विकास हो, इनका सीधा लिंक एनर्जी की, ऊर्जा की उत्पादन, उसकी क्षमता, और जो संसाधन आर्थिक हैं, और जो स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड वो है। अब इसकी पृष्ठभूमि में अब ये भारत सरकार की नीति है और बाकी देशों की भी है कि अब ग्रीन जॉब्स की आवश्यकता है जी। और ग्रीन एनर्जी, ग्रीन कल्चर, मतलब जो भी ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी का मतलब हम आर्थिक विकास और दूसरा विकास हम वो भी करें, साथ के साथ बिना वातावरण को दूषित किए हुए, उसको जो है ग्रीन इकोनॉमी कहा जाता है। ग्रीन जॉब मींस ऐसे इंजीनियर, ऐसे टेक्नीशियन, ऐसे प्लम्बर जो ग्रीन टेक्नोलॉजी को, कि जिससे इस जो रिन्यूएबल एनर्जी की खपत बढ़े, दूसरी एनर्जी के संसाधन मतलब उन पे दबाव कम होता जाए, बिल्डिंग्स हमारी ऐसे ढंग से हों कि धूप आए, नेचुरल हवा आए, हम ज्यादा एनर्जी को ना वो करें, और एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स हों, जो भी पंखे हैं, एसी है, दूसरे वो हैं, उनका कम दूसरी एनर्जी पे कम वो हो, सोलर एनर्जी पे हो या नेचुरल संसाधनों पे हो, पानी का दुरुपयोग ना हो, रसोई में ऐसा ना हो आरओ का हम जितना पानी आरओ से प्राप्त करते हैं उससे दुगना 2.5 गुना हम उसका वेस्ट कर देते हैं। तो ये सारे पहलू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास से जुड़े हैं, एक दूसरे का इनमें लिंकेज है। तो ये विद्यार्थी जब ये ज्ञान शिक्षा के माध्यम से हासिल करेंगे तो निश्चित रूप से ये देश के लिए, सारे ग्लोबल लेवल की कम्युनिटी के लिए, समुदाय के लिए इन निशानों को और मानव जीवन को सुखमय वातावरण के साथ मिलवर्तन के रूप में जीने का, रहने का, सुख से आनंद उठाने का एक ये माध्यम बनते जाएं। जी सर, जहां आपने शिक्षा की बात कही है, और अगर हम अपने अगले एसडीजी गोल की बात करें, असमानता की, कि हम जितनी भी असमानता है उसे कम करें, शायद उसमें भी शिक्षा सबसे बड़ा एक हाथ निभाती है, सबसे बड़ा रोल निभाती है, क्योंकि हम बात करते हैं हैव्स और हैव नॉट्स की, और हमेशा से ही ये रहा है कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। लेकिन अगर हम इसकी असमानता को कम करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा एक सबसे बड़ा माध्यम रहेगी, जहां की गरीब अपनी गरीबी की रेखा से ऊपर आएगा और जो अमीर है वो उतने जॉब्स क्रिएट कर पाएगा या उस प्रकार के रोजगार क्रिएट कर पाएगा कि गरीबी रेखा से नीचे के लोग उससे ऊपर आकर एक अच्छा जीवन जी सके, एक सुखमय जीवन जी सके। इन जो 3 बिंदुओं पर, जो 10वां, 11वां, 12वां, जिस पे आपने संक्षेप में प्रकाश डाला जी, जो है असमानता में कमी करना, फिर सस्टेनेबल सिटीज जिसको टिकाऊ या सतत शहरी कहा जाएगा, शहर तथा सामुदायिक विकास, और जिम्मेदारी के साथ उपभोग करना और उत्पादन भी करना, बिल्कुल इनका भी आपस में जुड़ाव है, बहुत गहरा जुड़ाव है। अब गरीबी और अमीरी में फर्क क्या है, उसका फर्क जानने के लिए हम एक तरफ तो देखते हैं कि गरीब आदमी के पास इतना धन नहीं कि वह जरूरत की चीजें खरीद सके, नए कपड़े अच्छे अच्छे खरीद सकें, कोई आईसीटी इक्विपमेंट्स खरीद सकें, कोई वाहन खरीद सके, या जो
जो बाजार में सुविधाएं जाएं, सुविधाएं हैं। अब एक से एक बढ़कर कोई अच्छा खाने की वस्तु है, जी। या फास्ट फूड है, या मिठाइयाँ हैं, मेवे हैं। अब अमीर आदमी के पास संसाधन है, पैसा है, वो इन चीजों को ना केवल खरीदता है, इन्हें वेस्ट भी करता है। कोई चीज खाने की हुई या थाली में उसने जी। 10 व्यंजन परोस लिए, जी। कुछ खाए, बाकी वो क्या, उनकी जब थाली या प्लेट जब वो घर की नौकरानी उठाती है तो बहुत सारा उसमें बचा हुआ खाना होता है जी। जो वेस्ट बिन में वो डालती तो है। सर हम ये कह सकते हैं कि अमीर को आवश्यकता से ज्यादा प्राप्त है, Yes. और गरीब को जितनी जरूरत है उतना भी प्राप्त नहीं है। और गरीब की थाली देखें जी। उसमें या तो 2 रोटी या चावल दाल जी। और एक सब्जी। वो तो बच्चे बेचारे गरीब परिवार के उस थाली को चाट के ही रखते हैं, उस थाली को धोने की जरूरत ही नहीं होती, उनमें कुछ रहता ही नहीं है। आज भी मैं कुछ ऐसे गांव की बात कर सकती हूँ जहाँ की महिलाएं चावल का जो पानी है वो उनका मील कहलाता है, या वो उनका खाना कहलाता है। अब इसी से जी। दूसरा वो है कि शहर में भी ऐसा मतलब समुचित विकास हो, बैलेंस्ड वो हो, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हो, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना हो। हम कोई इतनी शहर को सुंदर बनाने की प्रवृत्ति में प्लास्टिक अननेसेसरी और ज्यादा जंगल काट के वुड को वेस्ट ना करें, और या कोई और हम माइंस को एक्सेसिव मिनरल्स निकाल के हम पत्थरों का दुरुपयोग करते रहें, सड़कें और हम डैमेज करके फिर नई बनाते रहें। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। अभिप्राय ये कि हमने सोच समझ के इन संसाधनों का उपयोग करना है। ये नहीं कि हमारे पास पैसा है, सरकार के पास पैसा है, तो वो सड़क, अच्छी भली सड़क को तोड़ के फिर बनाई जाए, या जो है इतना टिम्बर काट लिया जाए, जंगल खत्म होते जाएं, इतना ईंधन फालतू वो किया जाए। हर चीज को कंजर्व और प्रिजर्व करने की आवश्यकता है, असमानता को दूर करने की आवश्यकता है। ये बच्चे जब गरीब और अमीर को दोनों को अपने विचारों के माध्यम से स्किट्स के रूप में, एक ड्रामा के रूप में, कोई और वन एक्ट प्ले के रूप में, या कुछ कहानियां या कुछ पोएम इस प्रकार की वो करें जो हमें रोमांचित करें, हमारे रोंगटे खड़े कर दें, और इन विषमताओं की तरफ वो ध्यान केंद्रित करें, जिससे गरीब उत्साहित हो और अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, और अमीर आदमी को थोड़ी शर्म महसूस हो कि मैं संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा हूं, धरती पे बोझ बन रहा हूं, वातावरण पे बोझ बन रहा हूं, समाज पे बोझ बन रहा हूं। हमारा तो डेमोक्रेटिक सेटअप है, संविधान ने सबको, गरीब अमीर सबको बराबर के अधिकार दिए हैं। तो गरीब बेचारा क्योंकि शोषित है, पढ़ा लिखा कम है, तो वो सरकारी संसाधनों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता जो सरकार ने, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में दिए। अमीर की क्योंकि अच्छी बैकग्राउंड है, नॉलेज है, पेरेंट्स का सपोर्ट है, तो वो टैक्स तो गरीब भी देता है, अमीर भी देता है। साधन का मैक्सिमम उपयोग अमीर कर जाता है, गरीब शिक्षा की कमी की वजह से, नॉलेज की कमी की वजह से उन संसाधनों का पूरा सदुपयोग नहीं कर सकता। तो ये असमानता का कारण ही यही है। चेतना पैदा करना है, जागृति पैदा करना है, लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए, जीवन स्तर उठाएं, मेहनत करें, और अपने अच्छे घर बनाने की वो करें। यस, बट वो जो गरीब से अपना ऊपर जीवन स्तर उड़ाते हैं, उनमें कम से कम ये भावना रहनी चाहिए कि वह कभी किसी संसाधन का दुरुपयोग नहीं करेंगे, उसको वेस्ट नहीं करेंगे, और अमीरों पर भी जो है उनको जो मोटिवेशन से उनको, या सरकारी तंत्र से या किसी प्रकार की टैक्स से उन पर अंकुश लगाए। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैं देना चाहूंगी दोस्तों आप सभी को। मध्य प्रदेश के एक बहुत ही घने और बहुत ही पुराने जंगल हैं,
लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उन जंगलों की नेचुरल रिसोर्स से ज्यादा उनकी जो कॉस्ट है वो इसलिए है क्योंकि वो जंगल खान है रेयरेस्ट डायमंड्स की। वो ऐसे डायमंड्स जो पूरे एशिया में नहीं पाए जाते हैं और उनकी अगर हम कीमत का आंकलन करें तो वो शायद मिलियन 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 करोड़ में होगी। तो जितने भी पूंजीवादी लोग हैं उनका ये मानना है कि इन जंगल को काट दिया जाए, वहां के वन्य प्राणी, वहां के जीव जंतु और वहां गांव के रहने वाले जितने भी इंसान हैं उनका घर उनसे छीन लिया जाए क्योंकि वो अपने आप में पैसों की खान है। सो जब ऐसे पूंजीवादी लोग असमानता क्रिएट करते हैं जहां ना सिर्फ हमारे इकोसिस्टम का इम्बैलेंस है, लोगों का पलायन होगा, वहां के वन्य जीवन का पलायन होगा, बहुत सारी रेयर स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। जिन इंडेंजर्ड स्पीशीज की हम बात करते हैं कि उन्हें आज हमें कंजर्व करने की जरूरत है, वो इतने पुराने साल जंगल में रहे हैं, लेकिन अगर सडनली वो जंगल काट दिए जाएंगे तो वो कहां जाएंगे? बेघर होने के कारण उनका पलायन होगा। सो इस प्रकार की चीजें भी बहुत जरूरी हैं इस असमानता को कम करने के लिए। इसमें भावना जी सरकार ने कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क का गठन किया है जी। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गाइडलाइंस, जो दिशा निर्देश हैं जी, दूसरे देशों में भी कई बार इसी प्रकार की स्थिति होती है जी। कि नीचे तो जो है ना वैल्यूएबल मिनरल्स का भंडार है जी। और ऊपर जंगल है, जनजातियों के लोग रहते हैं जी। तो कैसे इसका संतुलन किया जाए जी। ये बिल्कुल आवश्यक है कि मौजूदा जो पर्यावरण की स्थिति है बड़ी भयानक है जी। और ये प्रयास हो रहा है कि जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और अगले कुछ वर्षों तक के केवल उस समय के एवरेज वातावरण में जो टेम्परेचर था उससे केवल 1.5 डिग्री ऊपर जाना चाहिए। इससे अगर ऊपर टेम्परेचर चला गया तो ये जो हमारे ग्लेशियर है ये पिघलने चालू हो जाएंगे, जो सारा 12 मासी दरिया चलते हैं, नदियां चलती हैं, ये सिर्फ बरसाती नदियां रह जाएंगी, ये बर्फ खत्म हो जाएगी, जंगल का नाश हो जाएगा, अनाज कम होगा, पानी रेगुलर नदियों में नहीं आएगा तो अनाज नहीं होगा, अनाज कम होगा तो भूखमरी होगी। तो इसलिए इन संतुलन को कायम रखने के लिए केवल जहां आवश्यक हो वहां इस प्रकार के खनिज पदार्थ इतनी मात्रा में निकाले जाएं कि वहां का जो जंगल है वो ज्यादा ना कटे जी। और जितना काटना पड़े उतना दोबारा डाइवर्शन एक स्कीम है उसके माध्यम से साथ के साथ डेवलप भी किया जाए, मतलब किसी और जगह जहां अवेलेबल हो जंगल उतना पेड़ पौधे लगाए जाए ताकि वातावरण पे कुप्रभाव ज्यादा ना पड़े। इसलिए जो क्लाइमेट चेंज है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है और सर जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यस ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, तो इससे जो धरती के ऊपर जीवन है या पानी के नीचे जीवन है, जो यही 13वां 14वां 15वां जो लक्ष्य है, जलवायु परिवर्तन, पानी के ऊपर जीवन और भूमि पानी में जीवन और भूमि पर जीवन, ये बिल्कुल इसी से जुड़े हैं। और इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हमारे देश में सौभाग्यवश गठन हुआ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अब सख्ती से वो जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है पर्यावरण को बचाने का उस पे कार्य कर रही है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स भी अभी कई प्रोजेक्ट, हालांकि उनकी फंडिंग अप्रूव हो गई, राष्ट्रीय स्तर पर उनको जो है स्वीकृति मिल गई, चाहे कहीं मेट्रो ले जानी हो, चाहे कहीं एयरपोर्ट बनानी हो, चाहे कोई और बड़ा प्रोजेक्ट बनानी हो, तब तक वह नहीं स्टार्ट हो सकता जब तक ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से उसका क्लियरेंस ना हो। तो ये जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इसे बोलते हैं, हर प्रोजेक्ट के बारे में इसका एक एनालिसिस होता है, इसका ज्ञान है कि इसका नेचर पर कितना
कुअसर होने जा रहा है, जी। कितना इसका लाभ होगा, कितना इससे हानि होगी। अगर इस प्रोजेक्ट को ना करें तो क्या स्थिति होगी, अगर इसे लागू करें तो क्या लाभ और हानि का अनुपात क्या होगा, ये सारे पहलू ध्यान में रखे जाते हैं। जी। अब बिल्कुल पूरा रूल्स रेगुलेशन इन प्लेस हैं और सरकारी संस्थाओं को भी, प्राइवेट संस्थाओं पे तो ये सख्ती से लागू होता है, सरकारी संस्थाओं पर भी ये वो है, चाहे सीवर लाइन डालनी है, पानी की लाइन डालनी है, अगर कहीं कुछ पेड़ों को काटना पड़ता है तो उस विभाग को एक एक्शन प्लान देनी होती है कि वह उससे भी फालतू पेड़ कहां और किस जगह लगाएंगे ताकि कुल मिला के पर्यावरण पे इसका कुप्रभाव ना हो। पानी के नीचे रहने वाले, अब देखो समुद्र में कितने प्लास्टिक, कितना मतलब इस प्रकार के जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं चले गए, जो नीचे गोताखोर जाते हैं, नीचे से फोटो लाते हैं, मतलब नीचे 500-500 मतलब कई 5-5-6 किलोमीटर और 5-5-6 हजार मीटर जब नीचे ये लोग जाके फोटो देखते हैं, नीचे भी क्योंकि वाटर प्लांट्स हैं, फिश कल्चर है, उनकी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। धरती के ऊपर तो हम बहुत सारी मछलियां चोक हो जाती हैं प्लास्टिक के कारण। लेकिन साथ के साथ एक तरफ तो सर हम बात करते हैं कि गगनचुंबी इमारतें हम बना रहे हैं, ऐसी जहां की गगन के बिल्कुल छूती हुई इमारत है, और दूसरी तरफ अगर हम अपने जमीन के नीचे देखें तो पानी के अंदर तक हमने प्लास्टिक को पहुंचा दिया है, पर्यावरण को दूषित कर दिया है। लेकिन फिर भी आज हम ये आशा रखते हैं कि हम इन 17 गोल्स को अचीव करेंगे 2030 तक, और उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे पहली पहल होनी चाहिए कि इंसान खुद एक चेतना जगाए और खुद जागृत हो। एक अगर नॉर्मल इंसान की बात करें, हम सब सिटीजन ये मानते हैं ये सारी बातें जो है ना ये उनके लिए है, शायद जो सरकारी नीतियां बना रहे हैं या फिर जो सरकारी तंत्र में है। लेकिन सर अगर मैं बात करूं एक इंडिविजुअल की, एक सिटीजन की, किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होल्ड करता है इन सभी गोल्स को निभाने के लिए? बिल्कुल निश्चित रूप से इसका सबसे बड़ा जो इस प्रोग्राम को और पर्यावरण को संरक्षण का, उसको सुरक्षित करने का जो मूल मंत्र है जी। वो एक व्यक्ति के सोच में, उसकी जीवन शैली में, और उसने कैसे इसके साथ संतुलन बनाना है जी। इसी में केंद्रित है। और वो इंडिविजुअल चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ये नहीं गरीब व्यक्ति सोचे कि मेरा तो, मैं धरती पे तो बोझ हूं नहीं, मेरे लिए तो मेरी पहली आवश्यकता जीविका कमाना है, घर के सदस्यों का पालन पोषण करना है, कि ये तो अमीरों का या सरकारी तंत्र का काम है। नहीं, वह भी एक मतलब जिम्मेदार है। हाँ, उसी के बच्चे, उसी की आने वाली पीढ़ियां ने मतलब अपना अपना रोल अदा करना है। ये गरीब अमीर दोनों, अमीरों की धन तो अधिक है पर उनकी जनसंख्या कम है जी। अब जनसंख्या का वो देखें तो गरीबों की या गरीबी के स्तर वाली या जो आम जनता है उनकी संख्या ज्यादा है जी। तो धरती पर, नेचर पर रहना, जीवन व्यापन करना और धरती के साथ हार्मोनी में, उनके साथ संतुलन बना के धरती पर रहने वाले जीव जंतु, दूसरे प्राणी, सबका, तो ये गरीब अमीर सबकी बराबर की जिम्मेवारी है। और इसी संदर्भ में जो राष्ट्रमंडल की जो जनरल असेंबली थी, और उन्होंने बड़े जो विशेषज्ञ थे भिन्न भिन्न देशों के, उनके विचारों के आदान प्रदान से या भिन्न भिन्न देशों से जो उन्होंने टिप्पणियां ली, उसके बाद आखिर में ऊपर जो 15 हमने लक्ष्य, जो गोल्स की हमने चर्चा करी, आखिरी 2 गोल उन्होंने इसी पे केंद्रित कर दिए कि ये किन पर केंद्रित होगा, कौन पेवट होगा जिसके चारों तरफ ये घूमेंगे, और इनके क्रियान्वयन में कौन भूमिका निभाएगा, सशक्त भूमिका कौन निभाएगा। तो इसी अनुरूप जो 16वां लक्ष्य रखा गया वह है शांति एवं न्याय के लिए संस्थान,
शांति और न्याय कब मिलेगा? अगर नेचर में संतुलन है, संसाधनों में संतुलन है और धरती पर, वातावरण पर कोई कुप्रभाव नहीं है, तभी शांति और न्याय संभव है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, संस्थान हैं, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे औद्योगिक संस्थान हो, चाहे न्याय प्रणाली हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, सबकी जिम्मेवारी है। कोई अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकता। और जो 17वां है वो लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी, वही सबसे बड़ी जरूरत है। अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझे और वो ये ना कहे कि मैं आज जो जीवन है वो सिर्फ अपने लिए जी रहा हूँ, जिस दिन ये सोच खत्म हो जाए, उन्हें ये समझ में आ जाए कि आज जिन संसाधनों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो हमें अवेलेबल हैं, आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को भी उसकी जरूरत पड़ेगी। जिन पेड़ों को काटकर आज हमने बहुत सुंदर मॉल्स या फिर अच्छी सोसाइटियां बना ली और उसमें हम रह रहे हैं, आने वाले समय में उन्हीं जंगल, उन्हीं पेड़ों के संसाधनों से आने वाली पीढ़ी का जीवन भी तो निर्भर है। भावना जी, एक और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जी। हमारे पूर्वज जी, वो बड़े बुद्धिमान लोग थे जी। हमारे लोकगीतों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे गीतों में, कोई भी जो गतिविधि थी या हमारी सोच थी, उन सब में आपको बहुत उदाहरण मिलेंगे कि कैसे नेचर से, कुदरत से हमने संतुलन बना के रखा। जीव जंतुओं को ये जो बुजुर्ग लोग हमने सीखा, ये दाना डालते थे, ये था कि अगर बरसात हो गई, बर्फ पड़ गई, हमारे आदमियों के पास तो स्टोरेज की फैसिलिटी है और बेचारे जीव जंतु कैसे वो करेंगे। अब देखें पानी का, हालांकि नदियों का पानी का भंडार बर्फ का था, परंतु वो जैसे कई बार यस वो उसका उतना इस्तेमाल करते थे कि दुरुपयोग ना हो। जोड़ियां, बावड़ियां, इनमें बरसात जब होती थी तो ये जो स्वीट वाटर नेचर का होता था उसको इकट्ठा कर लेते थे। उनको पता था कि या तो ये फिर बह जाएगा और कुछ तो वापस सूरज की गर्मी से, वाष्पीकरण से वापस उसमें हो जाएगा। अब राजस्थान जैसा इलाका, अब जनजीवन वहां बड़ा मुश्किल है जब बरसात नहीं होती। और बरसात के भी कितने डेज हैं साल में, मुश्किल से जहां अच्छी बरसात होती है मतलब 25-30 दिन ही अच्छे बरसात के होते हैं। तो ये जो उनका संतुलित वातावरण में जीना, और अब देखो वो रखे जाते थे त्योहारों पर, फास्ट रखे जाते थे जी, और उन्होंने सवेरे कुछ नहीं खाना, दिन भर कुछ नहीं खाना, रात को अपना जो है फास्ट तोड़ना। वो क्यों ऐसा करते थे? जब इससे ना केवल हमारे पेट की शुद्धि होती थी, स्वस्थ रहता था, अन्न की भी सेविंग होती थी। और आप देखें ये जो हमारे भिन्न भिन्न त्योहार हैं, उनका भिन्न भिन्न सीजन से बड़ा नजदीकी का रिश्ता है। तो उन त्योहारों में जो मिठाइयाँ या वस्तुएं उस दिन इस्तेमाल होती हैं और या वो उसका खान पान होता है, तो वो उस सीजन से कनेक्टेड जो हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखें, हमारे स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव ना हो और नेचर पे भी उसका ज्यादा दबाव ना हो। हमारे जितने रीति रिवाज है, अगर हम उनकी भी बात करें तो एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हम अपने पूर्वजों के लिए खाना निकालते हैं, लेकिन उस खाने में कभी आपने देखा है कि सबसे पहला जो खाना होता है वो गाय के लिए निकलता है? यानी हम ये मानकर चल रहे हैं कि जितने भी जानवर हैं हम उन्हें भी खाना पहुंचाएं। दूसरा अगर आप देखें तो पक्षियों के लिए निकाला जाता है, उसके साथ साथ उनके लिए पानी निकाला जाता है। सो एक तरफ हमने सबका ख्याल रखा है, चाहे वो आसमान में उड़ता हुआ पक्षी है, चाहे जमीन पर चलता हुआ जानवर है, चींटियां हैं, उनके लिए आटा डालना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन रिवाजों को निभाने का एक तरीका था कि हम एक इकोसिस्टम में बैलेंस बनाकर रखें। बिल्कुल, ये सभी बातें इसी तरफ जी इशारा करती हैं, इंगित करती हैं कि
हमारे पूर्वज बड़े बुद्धिमान थे। जी। जीवन के हर पहलू को गहराई से समझते हुए कुछ इस प्रकार के रीति रिवाज या अच्छी प्रथाएं चालू की गई जी। जो ये सारी चीजों का संतुलन जी। बना के रखें। अब देखें गरीब दान की प्रवृत्ति, जी। ये दान का ये था कि गरीब जिनके पास संसाधन नहीं है, किसी न किसी तरह इस असमानता को कम करने का शायद तरीका है। जी। अब ऋषि मुनि वो सात्विक लोग, उन्होंने जो है पूजा पाठ में समय बिताना या धार्मिक प्रवचनों में बिताना, उनका हम उनसे उम्मीद नहीं रख सकते थे कि वो मजदूरी भी करें और अपने लिए वो करें। तो ये दान की प्रवृत्ति, उनको विशेष रूप से इस प्रकार की सहायता देने का, ये हमारे मतलब संस्कारों में, रिलीजियस, हमारे धार्मिक, उनमें एक आवश्यक अंग बन गया। क्यों कि उन्हें समाज में एक बैलेंस होगा। और वो बैलेंस इसलिए क्रिएट किया जाए क्योंकि हम सब ये जानते हैं हर इंसान जरूरी है, हर इंसान का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत जरूरी है। एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंस को हम समझे, शायद इसी तरीके से हम कम्युनिटी डेवलपमेंट कर पाते हैं। आज हम एसडीजी गोल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरे एसडीजी गोल्स हमारी कम्युनिटी को ही डेवलप करने की बात कर रहे हैं। यस, एक और मैं आपका ध्यान, अब हमारे उनमें ग्रंथों में या रीति रिवाजों में पेड़ की पूजा, नदी की पूजा, कुआं पूजा, तालाब में हम कई चीज विसर्जित कराते हैं। वो क्यों विसर्जित करते हैं कि मछली और उसमें जो कछुआ है, मछली, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। नदियों में हम लोग बहाते हैं चीजें, फल फूल और कुछ वो, ताकि जो उसमें जीव रहता है वो करें। भरण पूरण। अब जानवर को हम लोग खिलाते हैं, बंदर हो, गाय हो, इस प्रकार के, और कौवा श्राद्धों में हम लोग वो डालते हैं कि वो पूर्वजों तक ये पहुंचेगा। वो ये वास्तव में नेचर के साथ हार्मोनी, बैलेंस, एक संतुलन बना के रखने की वो थी। और इसी वजह से पहले प्रदूषण कम था, जीवन की जो वो थी शैली थी वो साफ सुथरी और तड़क भड़क से दूर। अब देखिए हमारे गर्मियों के कपड़े, सर्दियों के कपड़े, उनमें वो नेचर के साथ संतुलन बना के वो किया जाता था। जो हमारी जो उपज होती थी खेतों में, इसी प्रकार की कि गर्मियों की उपज आगे की सीजन के लिए सर्व होगी और सर्दियों की उपज आगे की सीजन के। तो ये बड़ा एक जो है डवटेलिंग का एक बहुत अच्छा ये प्रयास था और बड़ी सूझबूझ का प्रयास था। मतलब पर्पस, उद्देश्य एक ही था कि हमने जो है प्रभु की जो बनाई हुई ये धरती है, वातावरण है, वायुमंडल है, उसके साथ उसको दुरुपयोग नहीं करना, उसके साथ ज्यादती नहीं करनी, और सभी मिलजुल के शांति पूर्वक वातावरण में सब ने जो जितना उनको जीवन मिला है उसको सुखमय आनंदमय ढंग से जीना है। दोस्तों, शायद यही एक पहल है रेडियो मानव रचना 107.8 की, और हम सब यही चाहते हैं कि आप सब इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सुनने में नाम आपको ऐसा लगता होगा कि ये जो गोल्स हैं ये न जाने कितने गोल्स हैं, लेकिन सही मायने में अगर आप अपने जीवन में देखें, ये वो सभी गोल्स हैं जो आपको याद दिलाते हैं कि ये जो जीवन, ये सृष्टि, ये नेचर या फिर ये पृथ्वी आप सभी के लिए परमानेंट नहीं है। आप सभी के लिए ध्यान रखने की जरूरत है कि ये सब कुछ नश्वर है। और जहां पर हम अपने आप के बारे में ये कहते हैं कि ये जीवन भी ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे पास नहीं रहता है, इसीलिए क्योंकि ये सारे के सारे रिसोर्सेज आज के समय में डिप्लीट होते जा रहे हैं, हम इनका इस्तेमाल कर चुके हैं। हमें ये ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जिस प्रकार हम इन सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं,
कि आने वाले समय के लिए हम कुछ भी छोड़कर जाने वाले हैं, और शायद यही एक पहल इस खास कार्यक्रम की भी है जिसे हम कहते हैं लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो। हम रहने वाले हैं आपके साथ लाइव, ढेर सारी जानकारी हम देने वाले हैं। आज हमने इन 17 एसडीजी गोल्स के बारे में बात की। मेरे साथ हमारे डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एनसी वाधवा है। इन्होंने ढेर सारी बातें बताई हमें कि किस प्रकार इन सभी गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं। उसमें जरूरत है हर इंसान को चेतना जगाने की, जरूरत है कि हम सब ये जान ले कि क्या हम अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन करें। सर, क्या परिवर्तन हो सकता है वो थोड़ा सा, जिससे कि हम ये सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं? जिस व्यक्ति के बस जितना संभव है जी, उसकी क्षमता के मुताबिक, उसके रिसोर्सेज के मुताबिक, वो अगर सकारात्मक तरीके से सोचे तो उसके ध्यान में, उनके जहन में बहुत कुछ आ जाएगा कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ मैं कुछ बचत कर सकता हूँ, यहाँ मैं कुछ ये जो पोल्यूट कर रहा हूँ, कुछ प्रदूषित कर रहा हूँ, यहाँ मुझे कुछ करने की आवश्यकता है, और यहाँ मैं फजूल खर्ची कर रहा हूँ, यहाँ मुझे बचत करने की वो है, और यहाँ मैं अपने संसाधन गरीबों के साथ या मित्रों के साथ बांट सकता हूं। तो मुझे ये इस प्रकार के हर एक के मन में, उनकी बुद्धि में कुछ इस प्रकार का आ जाए और उनकी सोच इसी ढंग से हो जाए। अगर वह घर से कूड़ा भी बाहर जा रहा है तो उनको नगर पालिका की गाइडलाइंस के मुताबिक जो है ड्राई और वेट में अलग अलग करके भेजे, पानी का अत्यधिक इस्तेमाल ना करे, बिजली उतनी जलाए जितनी वो हो। तो ये सारी चीजें कुल मिला के पर्यावरण के लिए एक वरदान सिद्ध होने जा रही है। तो अगले पूरे शायद 149 आवर्स में हम आपको ये सारी बातें बताते रहेंगे। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ।